Hello, good evening, all of you. A very warm welcome to everyone. I am sure that all of you are doing well during this lockdown. जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि यूपीएससी ने अपने सिविल सर्विस प्रीलिम्स के डेट्स अनाउंस किए हैं. 4th October 2020 is a date for the prelims. So obviously we have a long gap to prepare meticulously both for the prelims as well as the mains. And everyone can crack the examination in very first attempt. This is very golden opportunity और ऐसे बार-बार नहीं आते. Anyways, but as far as the today's lecture is concerned, it is not about the strategy that we should follow in these 4 months. Okay? There is a separate lecture that how should we prepare for the UPSC prelims for these next 4 months, and that will be uploaded separately. But since as we know that in a civil services examination, either it is a prelims or a mains, since history is one of the most important subjects, and since modern India is one of the most important module, so today I will be focusing on one of the modules of the modern India. Okay? So here we can take a look on a board that today's module is modern India. Has been that history is divided into ancient, medieval and modern. So modern India UPSC के सबसे important है. तो और modern India में हमें शुरुआत में पहला टॉपिक देखना है. वो टॉपिक है अराइवल ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया. सो यहाँ पे जानबूझ के मैंने एक टर्म डाला है सेक्शन. बिकॉज नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि मॉडर्न इंडिया कब शुरू होता है, जब आपका अंग्रेजों का राज शुरू होता है. When the British East India Company started its journey and rule in India after Battle of Plassey, it is normally called as a start of the modern India. But when apart from English, the other Europeans also coming up, and when they were coming up, their initial origin or their initial arrival in India is dated back to 15th century. So that's why I have put a term or a section that late medieval to early modern. So we have to keep in mind that यूरोपियन सब इंडिया में आए थे और उन्होंने रूल करना शुरू किया था, लेकिन उनका जो अराइवल था वो 15th सेंचुरी तक पीछे जाता है. और 15th सेंचुरी में जब जाता है उनका अराइवल, उसमें हमें ये देखना है that different Europeans came to India. और जो अलग अलग यूरोपियंस इंडिया में आए थे उसमें से सबसे पहले आए थे पोर्टुगीज. यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस भी लिखा है दैट द सीक्वेंस ऑफ अराइवल ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया. और ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में नॉर्मली आता है दैट अरेंज द फॉलोइंग यूरोपियंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग मैनर. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पोर्टुगीज आर द फर्स्ट वन टू कम इन इंडिया. दे आर द फर्स्ट वन टू अराइव इन इंडिया एज फार एज द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आर कंसर्न्ड. पोर्टुगीज के बाद हमारे यहाँ आए थे डच. इंग्लिश आर नॉट द फर्स्ट वन टू कम इन इंडिया. ये हमें पहले ध्यान रखना है. मैंने क्या बताया, फिर से मैं दोहराता हूँ कि इंग्लिश इंडिया में आने वाले पहले यूरोपियंस नहीं है. हालांकि अंग्रेजों ने इंडिया पर राज किया था, बट ब्रिटिश आर द थर्ड वन टू कम इन इंडिया. पोर्टुगीज आर द फर्स्ट वन, डच आर द सेकंड वन, एंड द ब्रिटिश और इंग्लिश आर द थर्ड वन. ठीक है. अंग्रेजों के बाद आए थे डैनिश, जिनको डेन्स भी बोलते हैं. So as far as the sequence is concerned, the fourth Europeans or fourth European trading community to arrive in India is Danish. Then Swedish आए. ब्रिटिश के बाद आए थे डैनिश, डैनिश के बाद आए थे स्वीडिश. So normally जो भी इंडिया का मॉडर्न इंडिया का जो हिस्ट्री था शुरुआत में, जहाँ पे मुगल पावर जो मेडावल इंडिया की पावर थी और ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लास था, तो हमें स्वीडिश और डैनिश ज़्यादा देखने को नहीं मिलते बिकॉज दे वर वेरी वीक पावर. एंड not only the Europeans were fighting against the Indians, they were fighting among themselves also. तो जाहिर सी बात थी कि वो एक दूसरे में भी फाइट कर रहे थे और वो मुगल और बाकी इंडियन पावर्स में भी फाइट कर रहे थे. एंड एज वी नो दैट द बिग फिश ऑलवेज swallows द स्मॉल फिश. तो डैनिश और स्वीडिश ये बहुत ही स्मॉल फिश है. तो ऑटोमेटिकली उनका जो रूल था, इनफैक्ट उनका रूल नहीं था, उनका जो इंडिया में एग्जिस्टेंस था वो बहुत ही कम था. But as far as the sequence of the question is concerned, ये prelims का एक basic question है. Arrange the following Europeans in ascending manner as per their arrival in India. तो जैसे मैंने बताया पोर्टुगीज है फर्स्ट वन, डच दूसरे है, इंग्लिश तीसरे है, उनके बाद डैनिश आएंगे, उसके बाद आएंगे स्वीडिश, और सबसे बाद जो आते हैं और सबसे लास्ट में जो आते हैं उनको बोलते हैं फ्रेंच. फ्रेंच आर लास्ट वन टू कम इन इंडिया. ठीक. बट वन पॉइंट उस पर और ध्यान रखना है कि पोर्टुगीज आर द फर्स्ट वन टू कम इन इंडिया and they are the last to go. पोर्टुगीज सबसे पहले आ गए
और सबसे लास्ट में चले गए। 1947 में अंग्रेजों ने इंडिया छोड़ दिया था। बाय 1954 फ्रेंच ने भी इंडिया छोड़ दिया था। जो हमारा पौंडीचेरी वगैरह फ्रेंच के हाथ में था, उन्होंने छोड़ दिया था, वो चले गए। बट स्टिल पोर्तुगीज वर कंट्रोलिंग द गोवा, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, which were union territories till 1986-87. Goa became the state in 1987 or something, and then now Goa is a free state, but Dadra and Nagar Haveli as well as Daman and Diu still they are in peace. Okay, so these were the Portuguese territories. So यहाँ पे point अभी क्या है? Portuguese are the first one to come and last one to go out. तो ये prelims का definitely question. तो history कितना भी factual हो, UPSC fact को concept में convert करती है और फिर UPSC आपको question पूछेगी. तो ये point अभी आता है. और हमें इन सारे यूरोपियंस के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा फोकस होगा पोर्टुगीज एंड इंग्लिश, है, बिकॉज देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स अबाउट व्हिच रिसेंटली यूपीएससी हैज स्टार्टेड टू आस्क द क्वेश्चंस अबाउट द पोर्टुगीज, और वो क्वेश्चंस दोनों तरफ जाते हैं, आपके लेट मिडिवल एज वेल एज अर्ली मॉडर्न, एंड दैट्स व्हाई आई हैव पुट द सेक्शन दैट लेट मिडिवल एंड अर्ली मॉडर्न, राइट, बिकॉज देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस और अ कन्वर्जेंस ऑफ द टू डिविजन्स एज फार एज द इंडियन हिस्ट्री इज कंसर्न्ड. So, series of Portuguese are very important. So we have to sequentially go, और हमें हिस्ट्री में हमेशा याद रखना है कि फैक्ट्स कोई भी याद नहीं रखना है, बट सीक्वेंस हमेशा रखना है. और जब आप सीक्वेंस याद रखोगे तो अपने आप अपने दिमाग में बैठ जाएगी. उसके लिए रिवीजन भी करनी पड़ेगी, और जो बिल्कुल आप लोग करोगे, मुझे पक्का यकीन है that once we go through the sequence, then obviously we will understand the things in a very sequential manner, chronological manner, और हम उसे vertically as well as horizontally link भी कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वेरी समराइज मैनर में एज फार एज द पोर्टुगीज द फर्स्ट यूरोपियन पावर इज कंसर्न्ड. सो फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन दैट व्हाई बेसिकली यूरोपियंस केम टू इंडिया. एवरीवन नोज दैट दे केम फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, बट व्हाई इंडिया? तो इंडिया पहले से सोने की चिड़िया या गोल्डन स्पेयर मानी जाती है, बट व्हाई दे केम टू इंडिया स्पेसिफिकली? अफ्रीका वाज आल्सो देयर, साउथ अमेरिका वाज आल्सो देयर, ऑफ कोर्स पोर्टुगीज साउथ अमेरिका में भी चले गए थे, बट व्हाई इंडिया वाज ऑलवेज अ फोकस ऑफ अटेंशन, और इंडिया के बाद चाइना था. The point was that the social, economic and political changes which were taking place in Europe of the 15th century, which had already started in the 14th century. Okay? Italy had emerged as a cradle of the civilization as far as Europe was concerned. एक बात ध्यान में रखिए, मॉडर्न इंडिया में हमेशा आप क्या पढ़ने वाले हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे राज किया, मजलिस अंग्रेजों ने राज किया. तो हम लोग उनके ऊपर राज क्यों नहीं कर पाए? उसका रीजन ही वो है that their society, their economy and their polity changed in a very fast manner as far as the 14th and 15th century was concerned, and the society wanted change. Always the changing aspirations of the people is what basically brings about a change, whether it is a revolution or revolution, जो भी हो, ठीक है, उसके लिए लोगों के aspirations change होना जरूरी है, और खाली लोगों के aspirations change होके जरूरी नहीं है, उसके लिए और एक जरूरी है, जो भी उस टाइम की आपकी पॉलिटिकल पावर होती है, उस पॉलिटिकल पावर में लोगों के चेंजिंग एस्पिरेशंस को बैक करना भी जरूरी है. ओके, सो व्हाटएवर पॉलिटिकल पावर्स वर देयर इन यूरोप, ऑफ कोर्स पोर्टुगल हैड अ मोनार्की, द मोनार्की ऑफ द पोर्टुगीज और पोर्टुगल, इट वाज रिस्पॉन्सिव टू द चेंजेस व्हिच वर अकरिंग इन इटली एंड व्हिच वर एस्पायर्ड बाय द पीपल ऑफ पोर्टुगल. और पोर्टुगल के बाद स्पेन ने इनिशिएटिव लिया था. इवन दो इंडिया पे राज किया अंग्रेजों ने, एट दिस मोमेंट British are not in a picture. Within Europe also, Portugal and Spain were much ahead as far as the development was concerned. Okay? And these two nations, अगर आप उनकी geography देखते हो, यहाँ पे अभी मैप निकालने के लिए जगह नहीं है, तो these two nations they are very close to Atlantic Ocean, right? और this Atlantic Ocean होने की वजह से these are seafaring nations, and they had excellent navies at that point of time, and English navy was not strong at that point. Okay? जब इंग्लिश नेवी ने स्पेनिश नेवी को हराया था क्वीन एलिजाबेथ वन के टाइम में 1603 में, तब जाके इंग्लैंड सुपर पावर बनने लगा, और रॉयल ब्रिटिश नेवी जो 1947 तक पावरफुल रही थी, मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसका डिस्ट्रक्शन होने के बाद वो वीक होने लगी थी. ठीक है, तो तब तक आपके स्पेन एंड पोर्टुगल आपके नेवल पावर थे, एंड सिंस दीज वर seafaring nations, and if you again come back to Spain and Portugal, these are the countries which are found in Mediterranean climate. तो वहाँ पे जो क्लाइमेट है that is not conducive for high or huge amount of mineral resources. और इटली में जो रेनेसांस हो रहा था उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनोवेशंस आ रहे थे. ठीक है, उसमें ये हो रहा था कि आपके आइडियाज ऑफ ऑर्थोडॉक्सी एंड सुपरस्टिशन वाज बीइंग रिप्लेस्ड बाय आइडियाज
दे वर बीइंग रिप्लेस्ड बाय आइडियाज ऑफ रीजन एंड रैशनैलिटी। तो उसकी वजह से ये जरूरी था कि अगर आपको मॉडर्न डेवलपमेंट चाहिए तो ऑब्वियसली आपको मटेरियल रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, और उस मटेरियल रिसोर्सेज यूरोप में अवेलेबल सफिशिएंटली नहीं थे, एंड दैट वाज द मेन रीजन व्हाई द पोर्टुगीज एंड स्पेनिश पीपल दे डिसाइडेड टू कम इन इंडिया for a material based, for a material resources. These people started to come in India, right? So this is like a background as far as why they came in India. Now we can come to the facts that the first person to come as far as India was concerned, that means the attempt which was made by a person or individual is a Bartholomew Diaz. Okay, तो अगर हिस्ट्री में नाम याद नहीं रखने हैं लेकिन थोड़ा बहुत कुछ अगर याद रखना है तो हमें हॉलीवुड एक्ट्रेस कैमरन डियाज पता है, तो उसका नाम याद रखते हैं, हमें इनका नाम हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं। Bartholomew Diaz was the first person who had attempted to discover India, but he could not discover India. He was the first person to circumnavigate the Cape of Good Hope, जो साउथ अफ्रीका का टीप है जहाँ से आप अटलांटिक ओशन से इंडियन ओशन में आते हो, तो he was the first person, but he could not come to Kerala, he could not come to India. है? उनके बाद कोलंबस ने अटेम्प्ट किया था, बार्थोलोमेव डियाज इज अ पोर्तुगीज, कोलंबस ने अटेम्प्ट किया था लेकिन कोलंबस स्पेनिश थे और इंडिया को ढूंढने के चक्कर में वो गया अमेरिका 1492, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ क्या है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वास्को डी गामा। सो 1498 में अल्टीमेटली व्हाट बार्थोलोमेव डियाज कुड नॉट डू दैट वाज डन बाय वास्को डी गामा, May 29 1498। अगेन डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर एपीएससी के लिए याद रखनी है तो बार बार उस पर रिवाइज करते रहना है, कोई याद रखने का ऐसा फॉर्मूला नहीं है, वो अपने आप आपको एमसीक्यू के ऑप्शंस आने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। So, May 29, 1498, Vasco da Gama became the first Portuguese to touch the Indian soil. So, APC or UPSC, you can ask in a different manner also, that he is also the first European overall to touch the Indian soil. Even though he is a Portuguese, but overall he is the first European also. And basically, who had welcomed Vasco da Gama when he came to India? Vasco da Gama पहली बार तो आ गए केरला में कैलिकट नाम की जगह है, वहाँ पे वास्को डी गामा आए थे और वहाँ पे एक हिंदू रूलर रूल कर रहा था, उस हिंदू रूलर को बोलते हैं ज़ैमोरिन ऑफ कैलकट। बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट इसमें चीजें यूपीएससी पूछ सकती है, एपीएससी नहीं पूछेगी इतना, वो ये है कि ज़ैमोरिन इज नॉट अ नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर रूलर। वास्को डी गामा को जिस टाइम वेलकम किया गया था उस रूलर का नाम ज़ैमोरिन नहीं था। ज़ैमोरिन इज अ कॉमन टाइटल which was taken by one Hindu dynasty which was ruling in Kerala at that time, और उस हिंदू डायनेस्टी को बोलते हैं ईरानी डायनेस्टी, है, और ये यूपीएससी डेफिनेटली आपको पूछेगी। सो ज़ैमोरिन इज अ टाइटल नॉट अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर रूलर एंड इट इज अ टाइटल व्हिच इज टेकन बाय द हिंदू ईरानी डायनेस्टी व्हिच वाज रूलिंग इन केरला एट दैट टाइम, एंड दैट रूलर ऑफ दैट डायनेस्टी बेसिकली वेलकम वास्को डी गामा। सो 1490 to 1580 2 साल वास्को डी गामा इंडिया में रहते, तो 1580 में वास्को डी गामा चले गए फिर से पोर्टुगल। He then gave information to Portuguese monarchy that my lord, my master, whatever it is, कि इंडिया में बहुत अच्छे कंडीशन है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, एंड स्पेशली इंडियन स्पाइस ट्रेड फॉर स्पाइसेस तमिलनाडु एंड केरला आर वेरी फेमस, ओके। सो सिंस एंशिएंट टाइम्स स्पाइस ट्रेड वाज वेरी वेरी फेमस एंड प्रॉफिटेबल आल्सो। So he gave the information that conditions are right and Indians are very known to hospitality, okay. There is a brotherhood which exists in India, they will not consider you as an outsider, तो आप हम लोग आराम से वहाँ पे जाकर ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते हैं, एंड वी शुड आल्सो थिंक ऑफ हैविंग आवर पॉलिटिकल रूल इन इंडिया। सो वास्को डी गामा's advice was taken positively by the Portuguese monarch, and he decided that he is going to create one post, the post of governor of Portuguese in India। तो पोर्टुगल में वहाँ पे रिजोल्यूशन पास हुआ था और वहाँ की जो monarchy थी उनकी काउंसिल थी, उन्होंने रिजोल्यूशन पास करके एक पोस्ट तैयार किया that the governor of Portuguese in India, that was a post। और उसको टाइम लगा था, तो उसके लिए क्या किया था, एक टेम्पररी कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी चाहिए, तो पेड्रो अल्वारियो कैब्रेल नाम के एक पर्सन को इंटरिम और टेम्पररी गवर्नर भेज दिया था इंडिया, है। सो वास्को डी गामा 1498 में आ गए, 1500 में चले गए, उनके बाद सेकंड अगर कोई यूरोपियन और पोर्तुगीज इंडिया में आ गए, उनका नाम है पेड्रो अल्वारियो कैब्रेल, है। So he came to India in 1500 AD and he was the first governor of Portuguese in India। Statement is correct but not fully correct क्योंकि UPSC इसमें ही खेलेगी, okay? He is the first governor of Portuguese in India but he is a temporary governor, है। परमानेंट पोर्तुगीज गवर्नर कौन था वो बाद में हम देखेंगे, तो उसी स्टेटमेंट में UPSC आपको आगे पीछे करेगी, फैक्ट्स को उसी हिसाब से मैनेज करेगी।
पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आने के बाद पहली बार उन्होंने की 1501 में उन्होंने कैलिकट में पहली पोर्तुगीज ट्रेडिंग फैक्ट्री बनाई। इसमें भी यूपीएससी आपको कंफ्यूज करेगी, क्योंकि यूपीएससी ये पूछते हैं कि पोर्तुगीज की पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनी थी, वो भी फैक्चुअली नहीं पूछेगी, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ही पूछेगी। तो पोर्तुगीज की पहली फैक्ट्री जो बनी थी, जो फुल फ्लेश कमर्शियल फैक्ट्री, वो कोचीन में बनी थी, जिसका पहला नाम था क्विलो। पर कैलिकट में जो पहला कुछ बना था ट्रेडिंग आउटपोस्ट, वो बना था 1501 में, और वो फुल फ्लेश फैक्ट्री में था, है। तो फर्स्ट पोर्तुगीज आउटपोस्ट ट्रेडिंग आउटपोस्ट केम इन 1501 अंडर पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, and the first full-fledged Portuguese factory came in 1503 at Quilon or Kochi। ठीक है, और वो किसके अंदर आ गया इसके बाद आ गया। देन खाली अभी ट्रेड कॉमर्स एस्टेब्लिश करके मतलब नहीं है। अभी जब पोर्तुगीज आए थे तो उस टाइम में फॉर 700 years or 800 years the whole western coast of India, that means Arabian Sea, the trade and commerce of the Arabian Sea was in the hands of Arabs। तो अरेबियन सी को अरेबियन सी क्यों बोलते हैं, अरब की वजह से उसका नाम पड़ा है। तो वो मिडिवल इंडिया में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इससे हम जाएंगे इसमें। तो ये पॉइंट ये है कि उस टाइम अरब्स का पावर था। द फुल ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ इंडिया वाज इन द हैंड्स ऑफ अरब्स, एटलीस्ट ऑन वेस्टर्न कोस्ट, इफ नॉट ऑन ईस्टर्न कोस्ट। बट नाउ द वन पॉइंट विच वेयर द पोर्तुगीज वर अहेड ऑफ द अरब्स वाज दैट Portuguese was a European power, Arab was an Asian power. Asian powers are known or rather infamous for not focusing their attention on navy। ठीक है, रिवर एंड नेवी में भी फोकस नहीं रहता, तो मैरिटाइम में छोड़ दीजिए। एंड पोर्तुगीज वर एक्सीलेंट नेवल पावर एंड दैट मेड अ डिफरेंस। इन 1502 बैटल ऑफ कैलिकट, हम नॉर्मली बोलते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी इज गेम चेंजर, बट बैटल ऑफ कैलिकट इज एक्चुअली द गेम चेंजर टू ब्रिंग इंडिया फ्रॉम मिडिवल टू मॉडर्न, एटलीस्ट फॉर डिग्री। So Battle of Calicut basically in 1502 it took place at Calicut between the Portuguese against the Arab, and the superior Portuguese naval power demolished the Arabs permanently, and the very Arabs who were there for 800 years or so and controlling the whole trade and commerce and profits, they were gone forever। And now for the next 150 years or so, until and unless English East India Company took the power, the whole trade and commerce was going to be passed into the hands of Portuguese। तो ये पॉइंट हम याद रखते हैं as far as the arrival of the Portuguese, that is a very initial stage discussion। So Pedro Alvarez Cabral ये जो आपके थे पहले इंटरिम गवर्नर थे, और उनके अंदर ये बैटल ऑफ कैलिकट हुआ था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ, वो 1503 में इंडिया से चले गए थे, ठीक है। और वो इंडिया से जब चले गए थे पोर्तुगल, तो वहां से उनको भेज दिया था साउथ अमेरिका में, एंड ही इज द सेम पर्सन हु हैज डिस्कवर्ड ब्राजील। ठीक है, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल इज द सेम पर्सन हु डिस्कवर्ड ब्राजील। And in India, he was replaced by the first ever Portuguese governor of India, that is first permanent Portuguese governor of India, Francisco de Almeida। तो यूपीएससी ये क्वेश्चन आपको पूछेगी। That is statement 1, consider the following statements। Statement 1, Pedro Alvarez Cabral was the first permanent governor of Portuguese in India। Statement 2, Francisco de Almeida was the first interim governor of Portuguese in India। Select the correct code from the following। Option A 1 only, option B 2 only, option 3 1 and 2, option D neither 1 nor 2। Okay, answer is D, because first interim governor is a Pedro Alvarez Cabral and first permanent governor is a Francisco de Almeida। And Francisco de Almeida, he came in India in 1503 and he basically made Quilon or Cochin as a capital of Portugal। तो पोर्तुगीज का इंडिया में जो पहला कैपिटल है वो क्विलोन और कोचीन है, और वो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने 1503 में बसाया था, है। और वहीं पे पोर्तुगीज की पहली ट्रेडिंग फैक्ट्री भी आ गई। यहाँ पे मैंने बताया कि फर्स्ट ट्रेडिंग आउटपोस्ट ऑफ द पोर्तुगीज केम इन कैलिकट, बट फर्स्ट परमानेंट पोर्तुगीज फैक्ट्री केम इन क्विलोन और कोचीन, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर, नॉट बाय, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर Francisco de Almeida, who is the first permanent governor of Portuguese in India। And last point for today's class, that is also very important. Pedro Alvarez Cabral is Francisco de Almeida is very important to us, because if Indian Navy is today the fourth largest navy of the world, one of the most powerful navy of the world, and if we are following the blue water policy, वो blue water policy इंडिया में अगर किसी ने लाई थी वो था फ्रांसिस्को de Almeida। Francisco de Almeida in 1505, he brought the blue water naval policy and he turned the Bay of Bengal Indian Ocean
as well as Arabian Sea into inland lake of the Portuguese, and till the British came, no power of the world was able to counter Portuguese and India as far as the maritime trade was concerned. And that is one of the greatest achievement of the फ्रांसिस्को डी रमना. और ये बहुत ही अननोन फैक्ट है, लेकिन उसको कंसेप्ट में कन्वर्ट करके यूपीएससी डेफिनेटली कुछ भी, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से, इंडियन नेवी की पावर की वजह से, चाइना और इंडिया का जो नेवल रिलेशंस है, इन सबको मिला के डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा. तो मैं आज के लिए यहीं पे स्टॉप करूँगा. आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, and obviously many more interesting videos will be coming up in next lectures, and exam oriented facts, concepts about the history. I will tell you how to make the history interesting. I will also discuss the questions just the way I discussed today, and that's all. Thank you very much. Have a nice day.